हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम बात कर रहे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। रिस्पायरेटरी सिस्टम में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? चैप्टर नंबर कौन सा है? 23। इसके बारे में अब तक हमने पढ़ा है रिस्पायरेशन के डेफिनेशंस, रिस्पायरेशन के टाइप्स, रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन होता है, लंग्स के बारे में हमने पढ़ा है, और उनके साथ साथ जो रिस्पायरेटरी पथवे का निर्माण करे जो ऑर्गन, उस ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ा है। और उनके बाद में हमने बात की थी रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म, और रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म में हमने इंस्पायरेशन व एक्सपायरेशन पढ़ा है मैंने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वॉल्यूम रिलेटेड रिस्पायरेशन, वॉल्यूम रिलेटेड रिस्पायरेशन या रिस्पायरेशन से संबंधित वॉल्यूम। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि अब हमारा जो लंग्स होता है उसमें कितनी क्वांटिटी में या कितनी वॉल्यूम में एयर इनटेक हो रही है, कितनी अमाउंट में एयर बॉडी से बाहर निकल रही है या लंग्स से बाहर निकल रही है। तो उस वॉल्यूम के बारे में हम बात करेंगे। तो उस वॉल्यूम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो पहला वॉल्यूम आता है टाइडल वॉल्यूम, टीवी, टाइडल वॉल्यूम टीवी। दूसरा वॉल्यूम आता है इंस्पायरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम, ठीक है, इसको शॉर्ट रूप से क्या बोलते हैं? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम। तीसरा आता है एक्सपायरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम ERV, और चौथा आता है रेजिडुअल वॉल्यूम या RV, ठीक है ना। तो ये 4 वॉल्यूम के बारे में हम बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम टीवी, टाइडल वॉल्यूम या टीवी। तो टीवी क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन लंग्स बाय इंस्पायरेशन प्रोसेस। तो इंस्पायरेशन की नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, तो इंस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा जितनी वॉल्यूम में एयर को अगर हम ग्रहण कर रहे हैं, उसकी जो वॉल्यूम होती है उसी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये तो शायद आप इंस्पायरेशन हो सकता है या फिर एक्सपायरेशन हो सकता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक बार में इंस्पायरेशन की जो एक प्रोसेस हो रही है, उस एक प्रोसेस में हम कितनी एयर अमाउंट को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो उस एयर अमाउंट की जो वैल्यू आती है वही वैल्यू क्या है? टाइडल वॉल्यूम है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक एक्सपायरेशन की प्रोसेस में हम कितनी एयर को हम बाहर निकाल रहे हैं, एयर की अमाउंट को हम बाहर निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू भी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम होती है। तो जिसका मान कितना आता है? 500 ml। इसका मान कितना आएगा? 500 ml। इनके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एक मिनट में इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो कितनी बार होती है? 16 बार होती है, या 16 होती है। तो 16 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 8000, है ना। 8000 ml एयर पर मिनट, ठीक है। तो ये तो होगा टाइडल वॉल्यूम। दूसरा आता है इंस्पायरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम क्या होती है? द एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एयर वॉल्यूम कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली, ठीक है ना। तो ये तो टाइडल वॉल्यूम तो क्या होती है? एक नॉर्मल कंडीशन में होती है, नॉर्मल अवस्था में या नॉर्मल कंडीशन में होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम क्या होती है कि हम एक फोर्स के साथ हम कितनी एयर को बॉडी से बाहर आउट कर सकते हैं या लंग से आउट कर सकते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं IRV। तो ये मैंने लिखा है द एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एयर वॉल्यूम कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली, बलपूर्वक या फोर्स के साथ हम एयर की कितनी अमाउंट को लंग्स से या बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो अमाउंट या वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं IRV। और इसका मान कितना आता है? 2500 ml। तो एक बार में हम बलपूर्वक या फोर्स के साथ में हम जो एयर निकाल सकते हैं उनकी मात्रा या उनकी अमाउंट कितनी होती है? 2500 ml या 2500 ml। ये हो गया IRV। इसी प्रकार इसका दूसरा अपोजिट आता है ERV। दूसरा क्या आएगा? ERV क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम। तो इसमें क्या है? हम एक्सपायर्ड करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक्सपायर्ड कर रहे हैं।
इनटेक कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, हम बाहर निकालते हैं या एक्सपायर्ड करते हैं, किसके साथ, फोर्स के साथ। तो यदि हम एक फोर्स के साथ या बलपूर्वक हम अपने लंग से कितनी एयर को बाहर निकाल सकते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है या उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 to 1100 ml। ठीक है, तो ये होगा ERV। ERV क्या होता है कि एयर की मैक्सिमम अमाउंट जो एक्सपायर्ड कर रही है फोर्स के साथ, उसकी जो वैल्यू आती है वो होती है ERV। ठीक है, अब आती है रेजिडुअल वॉल्यूम या RV। अब RV क्या होती है, इसमें मैंने क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब फोर्स हम एक बलपूर्वक लंग्स से एयर को निकालने के बाद लंग्स में जो शेष एयर की जो मात्रा है, शेष एयर की जो अमाउंट है या वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, RV बोलते हैं। देखो हमने फोर्स के साथ में हमने लंग्स से पूरी एयर को बाहर निकाल दिया। पूरी एयर को तो हम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन फोर्स के साथ एयर को निकालने के बाद भी हमारे लंग्स में एयर की कुछ मात्रा शेष रह जाती है और उसी मात्रा को हम क्या बोलते हैं, RV। और RV का मान कितना होता है, 1000 to 1200 बोल सकते हैं या 1000 to 200। ठीक है ना, तो ये तो हो गई वॉल्यूम ऑफ रिस्पायरेशन। तो वॉल्यूम ऑफ रिस्पायरेशन में आपको 4 वॉल्यूम आपको ध्यान रखनी है। एक तो TV टाइडल वॉल्यूम, एक IRV क्या होता है, IRV क्या होता है, इंस्पायरेशन रिजर्वायर वॉल्यूम, एक होता है ERV एक्सपायरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम, और एक होता है RV रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है ना, तो टाइडल वॉल्यूम तो क्या होगा कि एक नॉर्मल ब्रीथिंग में या नॉर्मल रिस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में हम कितनी एयर को ग्रहण कर सकते हैं या फिर एयर को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसकी जो वॉल्यूम आती है वो होती है TV। IRV क्या होता है, फोर्स के साथ में हम कितनी एयर को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल सकते हैं, उसकी अमाउंट क्या है, ARV बाहर निकाल सकते हैं तो ERV होगा। और कितनी मात्रा को फोर्स के साथ में हम ग्रहण कर सकते हैं तो क्या होगा, IRV। और ये रेजिडुअल क्या है कि फोर्स के साथ जब हमने एयर को बाहर निकाल देते हैं तो लंग्स में जो एयर की शेष मात्रा है ना वो क्या होती है, RV होती है। तो ये तो हो गया वॉल्यूम रिलेटेड रिस्पायरेशन। अब हम बात करेंगे कैपेसिटीज रिलेटेड टू रिस्पायरेशन। अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटीज रिलेटेड टू रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा जो हम तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे हमारे लंग्स की कैपेसिटी के बारे में कि हमारा लंग्स कितनी एयर को ग्रहण कर सकता है, कितनी एयर को वो बाहर निकाल सकता है। तो कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली हम 5 कैपेसिटीज पढ़ेंगे हम। तो पहली कैपेसिटीज तो आती है IC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दूसरी आती है AC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तीसरी हम पढ़ेंगे FRC फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। चौथी आती है VC वाइटल कैपेसिटी। और 5वीं हम पढ़ेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये 5 कैपेसिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है ना, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम एयर क्वांटिटी ड्यूरिंग इनटेक इंस्पायरेशन। देखो इंस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा हम मैक्सिमम कितनी एयर को हमारे लंग्स के अंदर ले सकते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, IC। ठीक है ना, एक बार फिर से बता रहा हूं, इंस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा हम एयर को कितनी हमारे लंग्स के अंदर ले सकते हैं या हमारी बॉडी के अंदर हम ले सकते हैं मैक्सिमम, तो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, IC कहलाती है। तो IC बराबर होता है TB प्लस IRV। IC बराबर क्या होता है, TB प्लस IRV। TB की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, IC की तो क्या हो गई, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। TB क्या होती है,
टाइडल वॉल्यूम, और IRV क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्वॉयर वॉल्यूम, जो पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3500 ml आएगी, IC की वैल्यू, ठीक है ना। पीछे हमने पढ़ा टीवी की वॉल्यूम कितनी होती है, 500 होती है, और IRV की जो वॉल्यूम कितना होता है या वैल्यू कितनी होती है, 3000 होती है। तो टोटल को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका कितना मान आएगा, 3500 ml। तो ये तो हो गया IC के बारे में। दूसरा है EC के बारे में। तो EC क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम इनटेक कर रहे हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बाहर निकालेंगे कि एक लंग्स मैक्सिमम कितनी एयर को बाहर निकाल सकता है। तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या कहलाएगी, EC या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम एयर क्वांटिटी एक्सहेलेड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, कि एक्सपायरेशन की प्रोसेस के द्वारा हम कितनी एयर को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं EC, और EC बराबर होता है TV प्लस IRV में ERV, क्या होता है, TV प्लस ERV, और इसका मान कितना होता है, 3000 ml, ठीक है ना। तो ये हो गया EC। तो EC क्या होता है, एक्सपायरेशन की प्रोसेस के द्वारा मैक्सिमम हम कितनी एयर को बॉडी से बाहर आउट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं EC, और EC का मान जो आता है वो 3000 ml आता है, ml एयर आता है। उनके बाद में आता है FRC। अब FRC क्या होती है, अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन इन लंग्स आफ्टर ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग, एक्सपायरेशन ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो जब सबसे पहले इंस्पायरेशन होगा, फिर एक्सपायरेशन होगा, तो एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में जो शेष जो एयर की जो क्वांटिटी है उसको बोलते हैं FRC। ये होगा ना, अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन, शेष रह गई है किसमें, लंग्स में, कब, ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद। तो नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद लंग्स में शेष रहने वाली जो एयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, FRC बोलते हैं। और FRC का मान कितना आता है, 2300 ml एयर। उनके बाद में बात करते हैं VC के बारे में, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, सम ऑफ मैक्सिमम इनहेलेड एंड एक्सहेलेड एयर। यदि हम मैक्सिमम कितनी एयर को हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं और मैक्सिमम हम बॉडी में कितनी एयर को इनटेक कर सकते हैं, यदि हम उस दोनों को जोड़ दें, दोनों को अगर हम ऐड कर दें, तो वो क्या कहलाएगी, VC कहलाएगी या वाइटल कैपेसिटी कहलाएगी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, IRV, TV और ERV, ठीक है ना। IRV में हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ERV में हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, मैक्सिमम बाहर निकाल रहे हैं। IRV में क्या, मैक्सिमम अंदर ग्रहण कर रहे हैं, और TV क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो तीनों का अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा, VC कहलाएगा। और इसका मान कितना आता है, 4600 ml या 4600 ml एयर आती है, ठीक है। उनके बाद में आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, यहाँ हमारा जो लंग्स है वो कितनी कैपेसिटी में एयर को ग्रहण कर सकता है। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी को हम शॉर्ट रूप से लिखते हैं TLC, और TLC की फुल फॉर्म, TLC बराबर होता है VC। VC क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। RV रिजर्वॉयर, ये RV क्या होगा, RV हमने लिखा था ना पीछे, RV होगा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो यदि हम इसको दोनों को जोड़ दें तब क्या हो जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी हो जाएगी। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 5800 होती है, ml एयर होती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी में सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात की, IC के बारे में बात की। तो IC क्या होती है, मैक्सिमम एयर जो हम ग्रहण कर सकते हैं, वो तो क्या हो गई, IC हो गई। एक होती है EC क्या है, मैक्सिमम एयर जो हम बाहर निकाल सकते हैं लंग्स से, वो क्या हो गई, EC। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हो गई कि नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद लंग्स में जो शेष जो एयर की क्वांटिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, FRC बोलते हैं। उनके बाद में वाइटल कैपेसिटी में क्या होती है कि कितनी मैक्सिमम कितनी हम एयर को ग्रहण कर सकते हैं और कितनी हम बाहर निकाल सकते हैं मैक्सिमम। तो उनको दोनों को
दोनों का जो योग होता है, दोनों का जो एडिशन होता है या सम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वीसी बोलते हैं। इसी प्रकार टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी में कितनी हमने ग्रहण की, कितनी हमने बाहर निकाली और शेष हमारे लंग्स में कितनी है, तीनों का योग क्या कहलाएगा, टीआरसी कहलाएगा। तो वीसी प्लस आरवी बराबर ये 5800 या 5800 ml इसकी वैल्यू आती है। तो ये 5 कैपेसिटीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं, अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी बॉडी में होने वाली एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि लंग्स के द्वारा कंप्लीट होती है। कई ऐसी कंडीशंस भी आती हैं जिस कंडीशन में लंग्स अपना काम नहीं कर, लंग्स फेलियर हो जाता है या लंग्स अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आर्टिफिशियल कंडीशन, हम आर्टिफिशियल जो रिस्पायरेशन हम पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो हम अपना लंग्स काम क्यों नहीं करता है, प्रॉपर ढंग से काम क्यों नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल कंडीशन में अगर हम बात करें, एक्सीडेंटल कंडीशन में लंग्स क्या हो गया, डैमेज हो गया है ना, उस कंडीशन में, या फिर अगर एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में भी लंग्स अपना काम करना बंद कर देता है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। उनके बाद ये इलेक्ट्रिकल ट्रोमा की बात करें हम, कई बार हम इलेक्ट्रिकल ट्रोमा या करंट की वजह से, करंट अगर हमें लग जा रहा है तो उस कंडीशन में भी लंग्स अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये सब इन सब की वजह से लंग्स क्या नहीं कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। तो जब लंग्स अपना काम नहीं करेगा तब रिस्पायरेशन की प्रोसेस कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। जब रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी तब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब सेल में एटीपी का निर्माण नहीं होगा। जब सेल में एटीपी का निर्माण नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कोई भी मैकेनिकल जो मूवमेंट हो रहा है वो संपन्न नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, और लास्ट इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, उस पेशेंट जिसमें ये प्रोसेस हो रही है उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं जिसके द्वारा हम उस पेशेंट को बचा सकते हैं। आर्टिफिशियल मेथड की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम उसको बचा सकते हैं पेशेंट को। तो उसमें से सबसे पहले एक जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो मेथड आता है उसकी बात करेंगे। मेन आर्टिफिशियल जो मेथड आता है तो उसकी बात करेंगे माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन। सबसे बेस्ट मेथड होता है ऐसी कंडीशन में जब लंग्स अपना काम नहीं कर पा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई बिजली का झटका लग गया, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन या मेथड क्या होता है, माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन। अब ये माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन है, वो करते कैसे ही, होता कैसे ही, एकदम सबसे ज़्यादा एकदम सिंपल होता है और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो माउथ टू माउथ जो रिस्पायरेशन होता है उसकी जो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है, पेशेंट कौन सा है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसको बिजली का झटका लगा है, या उसको इलेक्ट्रिकल ट्रॉमा लगा है, या उसको टॉक्सिसिटी गैसेज या फिर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज ज़्यादा इंटेक कर लिए, तो उस पेशेंट को हमें फेस टू फेस मेथड उस पर अप्लाई करना हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो हाथ, एक जो हैंड, वन हैंड है वो उसके फोरहेड के नीचे ले जाना है। क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, वन हैंड पुट अप फोरहेड एंड अपवर्ड नेक। क्या करना है, हेड के नीचे ले जाना है और जो नेक होती है उसको ऊपर की ओर मूवमेंट कर, थोड़ा सा ऊपर की ओर करना है, ठीक है ना, यानी सिर को या हेड रीजन को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाना है, अपवर्ड करना, ऊपर की तरफ है उठाना। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका जो नोज है या नोस्ट्रिल जो रीजन है उसको हमने दूसरे जो हैंड है
उससे हमें उसको क्लोज करना है, बंद करना है। पहले स्टेप में हम क्या करें, उसके हाथ को जो हेड है उनके नीचे की तरफ ले जाना और थोड़ा ऊपर की तरफ उठाना है। दूसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, उसका जो नोज या नाक या नोस्ट्रल रीजन है उसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है दूसरे हैंड की सहायता से, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, तीसरी कंडीशन में क्लोज नोज एंड पुट पेशेंट शुड कीप फेस ऑन द पेशेंट। अब पेशेंट का जो फेस है उसके ऊपर फेस को ले जाना है, ठीक है ना। फेस को ले जाने के बाद में हम टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू आती है, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे 500 ml एयर हमें उसको प्रोवाइड करवानी है, उसको उसके माउथ के द्वारा, ठीक है ना। माउथ के द्वारा उसके माउथ में टाइडल वॉल्यूम की जितनी एयर को हम उसके मुंह में प्रोवाइड करवाएंगे। कितनी बार, अबाउट 12 टाइम्स, 12 बार इसको हम करवाएंगे। 12 टाइम्स तक करवाने के बाद में हम क्या कर लेंगे, अपना फेस उसके फेस से हटा लेंगे और उसकी जो नोज है जो पहले हमने उसको बंद कर रखी थी वो क्या कर देंगे, हम उसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें एक्सपायरेशन की प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर हो रही है तो वो पेशेंट वापस जिंदा हो जाएगा या लाइफ सर्वाइव करने लग जाएगा। तो इसमें इस प्रोसेस के द्वारा कुछ चांसेस होते हैं कि उस पेशेंट को हम बचा सकते हैं हम। तो ये हो गया आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर में हमने ये मोस्टली 3 टॉपिक हमने पढ़े। एक तो हमने वॉल्यूम पढ़ा, रिस्पायरेशन वॉल्यूम पढ़ा है, दूसरा हमने कैपेसिटीज पढ़ी है हमने, और तीसरा हमने आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन पढ़ा हमने, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा में कॉमन मेथड है, इम्पोर्टेंट है। अपनी जो दैनिक लाइफ है या दैनिक जो है उसमें भी हमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता तो आप कर सकते हो ऐसा इसके बारे में। अपना जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे डिसऑर्डर के बारे में। पीछे हमने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो पढ़ रहे थे उस सिस्टम में भी हमने डिसऑर्डर पढ़े थे, किडनी के डिसऑर्डर भी हमने पढ़े थे कि किडनी अगर अपना प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहे तो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी डिजीज हो सकते हैं, उसके बारे में बात की थी। इसी प्रकार हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में अगर कोई भी अबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन में कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो उस डिजीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम 5-6 डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली डिजीज आती है अस्थमा डिजीज। तो हमें रिस्पायरेशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले डिजीज आती है अस्थमा डिजीज के बारे में। देखो जो अस्थमा जो डिजीज होती है वो मोस्टली होती है एलर्जन के कारण। एलर्जन क्या होते हैं, जो एलर्जी फैलाते हैं, ठीक है ना। एलर्जन कोई भी डस्ट पार्टिकल हो सकता है, ये ह्यूमन बॉडी पर डिपेंड करता है कि कौन सी ह्यूमन बॉडी को किस बाह्य पदार्थ या एक्सटर्नल मटेरियल से एलर्जी होती है। जिससे भी एलर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्जन बोलते हैं। तो अस्थमा जो डिजीज होती है वो भी मोस्टली एलर्जन की वजह से होती है। तो एलर्जन कोई भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। तो एलर्जन में क्या होता है, मोस्टली जो पेशेंट होता है उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स आती है। तो इसका जो हमें डायग्नोसिस की अगर हम बात करें या ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट को हमेशा एलर्जन से दूर ही रहना चाहिए। या इसके अलावा जो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसको ब्रोंकोडायलेटर एंड एंटीबायोटिक्स जो टेबलेट आती हैं उनका यूज करना चाहिए। तो पहली डिजीज तो ये हो गई अस्थमा डिजीज। दूसरी डिजीज आती है ब्रोंकियोटाइटिस डिजीज, ब्रोंकियोकाइटिस डिजीज आती है। तो ब्रोंकियोकाइटिस डिजीज में क्या होती है, ये मोस्टली जो डिजीज होती है वो होती है स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग की वजह से जो अपनी जो लंग्स होती है उस लंग्स में वाटर
की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, या जो हमारे जो लंग्स है, लंग्स की जो वाल है उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस हो रही है उसमें कठिनाई होती है और अपने लंग्स में क्या होता है, पेन होता है। तीसरी डिजीज़ आती है न्यूमोनिया डिजीज़। अब जो न्यूमोनिया डिजीज़ होती है वो एक जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होती है, और बैक्टीरिया का नाम आता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया की वजह से यह डिजीज उत्पन्न होती है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, लंग्स की वाल में हो रहा है, जिसकी वजह से लंग्स की वाल में क्या आती है, सूजन आ जाती है, ठीक है ना। उस सूजन आने से क्या होती है, जो नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है उसमें कठिनाई होती है, और इसके उपचार के लिए भी ब्रोंकोडायलेटर एंड एंटीबायोटिक जो टेबलेट्स है उनका यूज किया जाता है। इनके बाद में जो नेक्स्ट डिजीज आती है एम्फाइसेमा। तो एम्फाइसेमा जो डिजीज आती है, यह डिजीज भी होती है मोस्टली स्मोकिंग की वजह से होती है, और इसमें जो एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर क्वांटिटी में जो O2 है या ऑक्सीजन वो नहीं मिल पाती, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होती है, अकड़न होती है। उनके बाद में हम बात करते हैं लंग्स कैंसर के बारे में। लंग्स कैंसर के बारे में, तो लंग्स कैंसर की अगर हम बात करें तो यदि हम स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा करने से कई बार क्या होता है कि जो लंग्स की जो सेल्स होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उस कंडीशन में उसमें बार बार ग्रोथिंग हो जाती है, और अपने हमारे लंग्स में क्या हो जाता है, ट्यूमर बन जाता है और लंग्स कैंसर हो जाता है। उनकी एक आती है, एक नेक्स्ट डिजीज आती है सिलिकोसिस डिजीज आती है। सिलिकोसिस डिजीज, तो सिलिकोसिस डिजीज मुख्यतः होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन की वजह से जब एयर पोल्यूशन होता है तब एयर में क्या होती है, सिलिका के जो कण होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, तो सिलिका के कण जब ब्रीथिंग के इंस्पायरेशन के प्रोसेस के द्वारा जब हमारे लंग्स में जाते हैं तो लंग्स में जाकर के वो हमारे लंग्स की दीवारों पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते। तो ऐसे से रिलेटेड ये 5-6 डिजीज है, उनके बारे में आपको शॉर्टली आपको बताना है आपको, ठीक है। तो ये अपना ये रिस्पायरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसके PDF मैंने आपको भेज दिया है। आप उनको एक बार पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम बात करते हैं। थैंक यू।